दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग 5। तुम रो रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तन्मय कहता है, नहीं दादी, मैं नहीं रो रहा हूँ। दादी कहती हैं, अब हमसे भी झूठ बोलोगे? इतना सुनते ही तन्मय का सब्र का बांध टूट जाता और जोर जोर से रोने लगता है। दादी उसको इतना रोते देख परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं, बताओगे क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो? तन्मय कहता है, दादी, विधि का एक्सीडेंट हो गया है। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है और बहुत सारा खून भी बह गया। उसे कुछ होगा तो नहीं ना? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा दादी। आप अपने भगवान से बोलो ना, वह उसे ठीक कर दें। वो आपकी सारी बातें मानते हैं ना? आप बोलोगे ना तो वह उसे ठीक कर देंगे। प्लीज़ दादी बोलो ना अपने भगवान से, उसे ठीक कर दें। मैं ना रोज़ उनकी पूजा भी करने लगूंगा। अगर विधि को ठीक कर देंगे तो दादी तन्मय से कोई सवाल नहीं करती हैं और बोलती हैं, मुझे पता तो नहीं है विधि कौन है, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ उसे कुछ भी नहीं होगा और मेरे भगवान सब ठीक कर देंगे। फिर वह फ़ोन रख देती हैं। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है और एक नर्स बाहर निकलती है। तो तन्मय उसको रोककर पूछता है, विधि कैसी है? नर्स बोलती है, हमें नहीं पता सर, पर मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जल्दी से ब्रिल लेकर जाना है अंदर, नहीं तो अगर देरी होगी तो और ज़्यादा उनकी जान को खतरा हो सकता है। और दौड़कर वहाँ से चली जाती है। अभय आस्था को कॉल करके सारी बातें बता देता है। आस्था अपनी मॉम डैड के साथ तुरंत हॉस्पिटल पहुँचती है और वह भी अपनी माम के गले लगकर रोने लगती है और बोलती है, सारी गलती मेरी है, मुझे उसको अकेले छोड़कर घर नहीं आना चाहिए था। अगर मैं नहीं आई होती तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, मैं उसको बाहर जाने ही नहीं देती और ना ये सब होता। और रोने लगती है और बोलती है, उसके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। तन्मय आस्था की बात सुनकर उसको डांटते हुए बोलता है, शट अप, और बच्चों को कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में देखना सब हमारे साथ होंगे और फिर हम सब मस्ती करेंगे मिलकर। दूसरी तरफ इंडिया में, दादी, आपने भाई से बात क्यों नहीं करने दिया और फ़ोन क्यों काट दिया आपने? जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। वहीं पास में खड़े तन्मय के मम्मी पापा भी कहते हैं, हाँ माँ, आपने क्यों फ़ोन काट दिया? कितने दिन हो गए हैं लाडले साहब को हमसे बात किए हुए। दादी बोलती हैं, वो रो रहा है, किसी लड़की के लिए कोई आ गया है उसकी लाइफ में। मिलते हैं तन्मय की फैमिली से, प्रसिद्ध सिंघानिया दादाजी, छाया सिंघानिया दादी माँ, नीतीश पापा, नीतू माँ, सत्यम बड़ा भाई सिंघानिया इंडस्ट्रीज का CEO, अनन्या बहन, नितिन चाचा, नेहा चाची, साक्षी, रौनक, ईसा, ये तीनों तन्मय के चाचा चाची के बच्चे हैं। छाया सिंघानिया फैमिली की हेड हैं और सारे लोग इनकी बातें एक बार में मान जाते हैं। तन्मय के पापा और चाचा सिंघानिया इंडस्ट्रीज में ही काम करते हैं। सत्यम के साथ मिलकर नीतू जी एक सोशल वर्कर हैं और नेहा जी का अपना एक बुटीक है जिससे वह और साक्षी मिलकर संभालते हैं। कुल मिलाकर एकदम खुशहाल फैमिली है। दादी माँ की बातें सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सत्यम दादी माँ के पास आकर पूछता, क्या हुआ है? उसने फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है क्या न्यूजीलैंड की ब्रांच में? दादी माँ सत्यम के सर पर मारते हुए बोलती हैं, तुम हमेशा अपने बिजनेस में क्यों पड़े रहते हो? वह रो रहा था। सत्यम हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या हो गया? मैं भी न्यूजीलैंड के लिए निकल रहा हूँ। मैंने उससे पहले बोला था अकेले अपना ध्यान नहीं रख पाएगा, अपनी जिद के आगे मेरी बात मानता ही नहीं है। दादी सत्यम को शांत कराती हुई बोलती हैं, वह किसी लड़की के लिए रो रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने बोला उसे कुछ हो जाएगा तो वह मर जाएगा। सत्यम दादी की बातें सुनकर बोलता है, वो प्रॉमिस करके गया था वह अपनी कंपनी संभालेगा और पढ़ाई पर ध्यान देगा। आपको पता है ना, अगर इस बार इस लड़की को कुछ हो गया तो सच में मर जाएगा। मैं भी उसे यहाँ पर बुला रहा हूँ, मैं उसे उस हाल में नहीं देख सकता। दादी कहती हैं, बस बहुत हो गया, कोई कहीं नहीं जाएगा। और रही बात उस लड़की की, तो उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि हर बार भगवान मेरे बच्चे के साथ बुरा नहीं कर सकती हैं। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर सबके जान में जान आती है। तभी एक नर्स आकर एक बच्चे को तन्मय की गोद में दे देती है और बोलती है, कांग्रेचुलेसन मिस्टर सिंघानिया, आपको एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल हुई है। तन्मय अपने कांपते हुए हाथों से उस बच्चे को अपनी गोद में लेता और पूछता है, और विधि कैसी है? नर्स कहती है, सर वह ठीक है, बस उन्हें चोट ज़्यादा लगी है, उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है और सिर पर भी काफ़ी गहरी चोट आई है, उनको कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तभी आस्था बोलती है, और एक बेबी गर्ल कहाँ है? नर्स उसकी बात सुनकर अपना सर झुका लेती है और बोलती है, मैम को राइट साइड में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी जिससे उस बेबी को भी चोट आई है, इसलिए हमें उसे कुछ दिन तक आईसीयू में रखना पड़ेगा। और वहाँ से चली जाती है। नर्स की बात सुनकर सबको एक धक्का लगता है। आस्था अपनी माम का हाथ पकड़ के बोलती है, माम, उसे कुछ होगा नहीं ना? मुझे डर लग रहा है। शीला जी कहती हैं, किसी को कुछ नहीं होगा बच्चा, उस बच्ची ने बहुत दुख झेला है और दुखी नहीं कर सकते भगवान उसे।
वहीं तन्मय उस छोटे से बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाता है और बोलता है, ये मेरा स्ट्रांग बॉय है, देखो कैसे देख रहा है सबको। आस्था, मुझे भी गोद में लेना है अपनी बेबी बॉय को, आजा मेरा बच्चा अपनी मौसी के पास। तभी अभय तन्मय की गोद से बेबी को ले लेता और बोलता है, पहले मामा के पास आएगा बेबी, और उसको खिलाने लगता है। आस्था का यह देख के मुँह बन जाता है। तभी तन्मय कहता है, आप सभी इसका ध्यान रखो, मैं बेबी गर्ल को देख कर आ रहा हूँ। और वह बच्चों के आईसीयू वार्ड में चला जाता है। वहां जाकर देखता है एक छोटी सी बेबी पूरा कॉटन में लपेटी हुई पालने में लेटी हुई है। तन्मय अपनी एक उंगली बढ़ाकर उसके गालों को टच करता है और बोलता है, मेरी नन्ही परी, जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ अपनी गोद में तुम्हें खिलाने के लिए। या बोलते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि विधि को होश आएगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगी अपनी परी के बारे में जानकर। फिर खुद को संभाल कर बोलता है, नहीं, मुझे विधि को किसी तरह संभालना होगा, नहीं तो अभी ऑपरेशन हुआ है, उसके टाँके टूट सकते हैं और पहले से उसे इतनी चोट लगी है और खुद के साथ ज़बरदस्ती करके चोट पहुंचा लेगी। मुझे कुछ ना कुछ करके बेबी गर्ल जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक विधि को किसी तरह मनाना होगा इससे ना मिलने के लिए। फिर वहाँ से निकल कर एक इंसान को कॉल करता है, बोलता है, मुझे वह ट्रक ड्राइवर जिंदा चाहिए किसी भी हाल में, वो भी 8 घंटों के अंदर, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फ़ोन रख देता है। विधि को भी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। 4-5 घंटों बाद विधि को धीरे धीरे होश आता है। वह अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है। तभी आस्था चिल्लाती हुई बोलती है, विधि को होश आ गया। उस वार्ड में विधि, तन्मय, आस्था और बेबी ही होते हैं, बाकी सब बेबी गर्ल के वार्ड में होते हैं। तन्मय ने जैसे ही देखा विधि को होश आ गया, उसके पास जाकर बोलता है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें घर से निकलने की, तुम्हें पता भी है हम लोग कितना डर गए थे, पर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम हो ही हार्टलेस। तन्मय की बातें सुनकर विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने इमोशन छुपाते हुए अपने आंसू पोंछ लेती है और अपने पेट पर हाथ रखकर बस इतना ही बोलती है, मेरा बच्चा। तन्मय बेबी बॉय को विधि के सामने लेकर जाता है और बोलता है, यह लो तुम्हारा बेटा, इसकी आंखें तो देखो कितनी प्यारी नीली आंखें हैं, मुझे तो इसकी आंखों से प्यार हो गया है। जैसे ही विधि उसकी आंखें देखती है, उसके सामने रुद्र का चेहरा आ जाता है और अपने हाथ तुरंत पीछे खींच लेती है और खुद बड़बड़ाने लगती है, नहीं, यह मेरा बच्चा सिर्फ मेरा, रुद्र का नहीं है, इसकी आंखें मेरी जैसी क्यों नहीं हैं। तन्मय उसको ऐसा करता देख बोलता है, क्या हुआ, इसको पकड़ क्यों नहीं रही हो, डर लग रहा है क्या, एक बार अपनी गोद में लेकर तो देखो, डर नहीं लगेगा। जब नर्स मुझे दे रही थी तो मुझे भी डर लग रहा था कि मैं इसे चोट पहुंचा दूंगा, लेकिन देखो अभी ये मेरे हाथों में सेफ है। और आगे बढ़कर विधि की गोद में रख देता है। विधि धीरे से अपनी उंगली बढ़ाकर बेबी को टच करती है और फिर उसके माथे पर किस करती है। तभी उसको अपने दूसरे बेबी की याद आती है और बोलती है, मेरा दूसरा बेबी कहाँ है। आस्था आगे आकर बोलती है, उसे नर्स अपने पास रखी है, उसको नहला के साफ करके देंगी तुझे। विधि एक एक करके सबकी तरफ देखती है और बोलती है, मुझे सच जानना है, मेरा बेबी कहाँ है। उसकी जिद को देखकर आस्था की मॉम सारी बातें बता देती हैं और बोलती हैं, उसे कुछ नहीं हुआ है बेटा, अभी 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगी, फिर हम सब साथ घर चलेंगे, अभी तुम आराम करो, मैं उसी के पास हूँ, मैं अच्छे से उसका ध्यान रखूँगी। विधि जैसे ही अपनी बेटी के बारे में सुनती है, वह अपने बेटे को आस्था की गोद में दे देती है और खुद उठने की कोशिश करने लगती है। पर जैसे उठने को होती है, उसके पेट में और उसके पैर में बहुत तेज दर्द होता है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। फिर भी ज़बरदस्ती करके उठने लगती है और ड्रिप वगैरह सब अपने हाथ से निकाल कर फेंकने लगती है। उसको ऐसा करता देख तन्मय को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह विधि को ज़बरदस्ती दोनों साइड से पकड़ के बेड पर दबा देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, एक बार बोला गया है ना कि वो ठीक है, हम सब उसका ध्यान रख रहे हैं, फिर भी तुम खुद के साथ क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो। अभी तुम्हारे टाँके टूट जाएंगे तो क्या होगा, क्या तुम ऐसे बेड पर पड़े रहना चाहती हो, तुम्हें उसका ध्यान रखने के लिए पहले खुद ठीक होना पड़ेगा। ऐसे उठकर जाने से तुम ठीक नहीं होगी और अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगी, फिर बच्चों का क्या होगा। तुमने एक बार भी सोचा है, हमेशा हर बात में जिद करती हो, इतना गुस्सा लाती कहाँ से हो तुम। अपने गुस्से के आगे कभी दूसरे की भी बातें समझा करो, तुम्हारे लिए ही हम सब बोल रहे हैं। और गुस्से से तन्मय टेबल से सारा सामान नीचे गिरा देता है और चिल्लाकर नर्स को आवाज़ लगाता है और बोलता है, इसको नींद का इंजेक्शन दो। वह नर्स डरते हुए विधि के पास जाती है। तभी विधि अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देती है, बोलती है, ड्रिप लगा दो तुम और यहाँ से जाओ। फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। आस्था तन्मय के पास जाकर उसके पीठ पर हाथ रखती है और बोलती है, शांत हो जाओ, वो भी शांति से लेटी हुई है। तन्मय, ठीक है, तुम विधि के पास रुको, मैं दूसरे वार्ड में जाता हूँ। और वह वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं।
विधि भी पहले से काफ़ी ठीक हो गई होती है और तन्मय अभय दोनों मिलकर आस्था की फैमिली और विधि का पूरा ध्यान रखते हैं। विधि की बेटी भी बिल्कुल अपने भाई की तरह दिखती थी। उसकी आंखें नीली थीं। विधि अपने बच्चों को लेकर आस्था के मॉम डैड के घर चली जाती है। 1 मंथ बाद विधि अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेती है। धीरे धीरे ऐसे दिन बीतते हैं। 5 साल बाद बेबी गुड मॉर्निंग उठो भी। अब एक कमरे में 24 साल की लड़की अपने बच्चों को उठा रही थी। बेबी उठ जाओ, और कितनी देर सोओगे, सुबह हो गई है। आपकी मम्मा हॉस्पिटल के लिए लेट हो जाएगी। शिवाय मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल देता है और अपनी मॉम से कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मा, आज आप बहुत देर बाद उठाने आए हो। देखो आज मैं आपसे जल्दी उठ गया था, पर आप मेरे पास कब आओगी? मैं आपका वेट कर रहा था। विधि शिवाय के माथे को चूमते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग बेबी, मम्मा कल देर से सोई थी ना, इसलिए उन्हें उठने में देर हो गई। फिर विधि दूसरी साइड जाकर शिवी को उठाती है, हे बेबी उठ भी जाओ, देखो भाई आज भी आपसे पहले उठ गया। शिवी आंखें मलते हुए उठती है और बोलती है, मम्मा आप हमेशा पहले भाई को क्यों उठाते हो? शिवाय कहता है, मैं मॉम के उठाने से पहले उठ जाता हूँ, तेरी तरह नहीं सोता हूँ। तू मासी की तरह सोती है घोड़े बेचकर। और शिवी को चिढ़ाने लगता है। विधि दोनों को लड़ता देख बोलती है, ठीक है आप दोनों लड़ना बंद करो, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया है, कुछ इमरजेंसी, अभी जाना होगा। शिवाय आप शिवी का अच्छे से ध्यान रखना, और शिवी आप भाई को बिल्कुल परेशान मत करना और ज़्यादा उछल कूद भी मत करना, ठीक है? शिवी अपना मुंह बनाकर बोलती है, आप हमेशा भाई की तारीफ करते हो, जबकि भाई बदमाशी करते हैं और मैं कुछ नहीं करती हूँ। आप नानी माँ से पूछ सकते हो। विधि कहती है, ओके मेरा बच्चा, आप बिल्कुल बदमाशी नहीं करते हो, मुझे पता है। फिर दोनों के माथे पर किस करती है और रेडी होने चली जाती है। थोड़ी देर में रेडी होकर हाल में आ जाती है और शीला जी से बोलती है, माँ आप दोनों का ध्यान रखोगी, मेरी आज एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है तो मुझे आने में लेट होगा। और उनको बाय बोलकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद विधि हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सब उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विधि बस अपना सिर हिला देती है और अपने केबिन में चली जाती है और पेशेंट की फाइल निकाल कर पढ़ने लगती है। सब रिपोर्ट वगैरह देखने के बाद विधि सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है और बाकी सबसे बोलती है, ऑपरेशन की जल्दी तैयारी करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ट्यूमर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह पर है। एक छोटी सी गलती भी इनकी जान लेने के लिए काफ़ी है। थोड़ी देर में ऑपरेशन चालू होता है। 6 घंटे ऑपरेशन चलता है। विधि पूरा पसीने से भीगी हुई बाहर निकलती है और पेशेंट को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बोलकर अपने केबिन में चली जाती है। अपनी ड्रेस चेंज करके पेशेंट के वार्ड में आती है और नर्स को और एक डॉक्टर को कुछ चीज़ें समझाकर जैसे ही विधि निकलने को हुई, 65 साल की औरत ने विधि को पकड़ लिया। विधि थोड़ा सा चौंक गई। बोलिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? वह औरत बस एकटक विधि के चेहरे को देखने लगी और अचानक उसके मुंह से निकला, नम्रता। विधि उस नाम को सुनकर 1 मिनट के लिए हैरान हो जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं देती है और कहती है, सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं नम्रता नहीं हूँ। और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई। तभी एक लड़का 25-26 साल का आया और बोला, दादी आप ऐसे क्यों खड़े हो, बैठो, क्या हुआ आपको? निर्मला जी ने बोला, मैंने नम्रता को देखा। वह लड़का कहता है, क्या दादी आप कैसी बातें कर रहे हो? बुआ यहाँ पर क्या करेंगी, और अगर वह होती तो हमारे पास ज़रूर आती, कम से कम आपको पहचानती तो। हाँ वैभव तुम सही बोल रहे हो, लेकिन वो हूबहू नम्रता की तरह ही दिखती है। नम्रता ने बताया था ना वह प्रेग्नेंट है, इसलिए घर छोड़कर जा रही है। कहीं वो नम्रता की बेटी तो नहीं है? वैभव कहता है, दादी आप पहले शांत हो जाओ, मैं पता करता हूँ वह कौन है। निर्मला जी कहती हैं, मुझे पता है, वह तुम्हारे दादाजी का ऑपरेशन की हैं, वहीं डॉक्टर की बात कर रही हूँ। वैभव कहता है, आपको पता भी है दादी आप क्या बोल रहे हो? उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए 2 मंथ से रात दिन चक्कर लगाया, तब जाकर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली। वह डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और मिस्टीरियस भी। नम्रता बुआ से कैसे कनेक्ट हो सकती हैं? निर्मला जी कहती हैं, बस तू एक बार उससे मुझे मिलवा दो, मैं खुद उससे बात करूँगी। वैभव, ठीक है, कल चेक करने आएंगी तो आप उनसे बात कर लेना, अभी आपको आराम करने की ज़रूरत है, चलिए आप भी आराम करिए। विधि की माँ की फैमिली, निर्मला माहेश्वरी, विधि की नानी माँ, विजय माहेश्वरी नाना जी, मीरा माहेश्वरी मामी जी, जय माहेश्वरी मामा जी, वैभव माहेश्वरी, निशा माहेश्वरी, मीरा जी और जय माहेश्वरी के बच्चे हैं। ये दोनों इंडिया रिचेस्ट फैमिली में से एक हैं। माहेश्वरी फैमिली भी। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। विधि अपने केबिन में आकर सोचने लगती है, ये मेरी माम को कैसे जानती हैं? माम ने एक बार बताया था वह माहेश्वरी खानदान से हैं, क्या यह माहेश्वरी खानदान है?
और है भी तो मुझे क्या, मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है। मैं अपने बच्चों को इन सब चीज़ों में नहीं लाना चाहती। तभी विधि का फ़ोन रिंग करता है। उधर से शीला जी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है, विधि बेटा जल्दी घर आओ, शिवी को कुछ हो गया है। विधि जल्दी से अपने केबिन से निकलकर पार्किंग एरिया में पहुंचती है और अपनी कार निकालकर घर की ओर चल देती है। जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। एक पल के लिए विधि बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और सिवाय शिवी, कहाँ हो आप दोनों? तभी हाल की लाइट जल उठती है और सब एक साथ बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। विधि गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, ये सब क्या है? ऐसे कोई करता है क्या? तुम लोगों ने मेरी जान निकाल दी थी, ऐसे बर्थडे विश करते हैं? किसने बोला था मेरा बर्थडे मनाने के लिए? उसको ऐसे तेज आवाज़ में बात करता देख शिवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, मम्मा आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो? आपके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। आप प्लीज़ गुस्सा मत करो ना। आपको डेकोरेशन अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरा कर देंगे, पर मम्मा आप गुस्सा मत हो। तभी विधि को फील होता है उसने क्या कर दिया। वह अपने आप को शांत करके बोलती है, अरे नहीं बच्चा, डेकोरेशन बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी, अब आपकी मम्मा गुस्सा नहीं करेगी, आप शांत हो जाओ, रोना बिल्कुल नहीं। तभी तन्मय पीछे से आकर विधि को गले लगा लेता है और बोलता है, डरा दिया ना मेरी एंजल को। विधि कहती है, अब समझ में आया यह कांड किसका किया धरा। इन सब के पीछे तेरा माइंड होगा। आई एम राइट। सिवाय कहता है, यू आर राइट मॉम, इन्होंने आकर सबको अपने प्लान में शामिल किया, बट मैं इनके प्लान में शामिल नहीं था। शिवी को भी आराम नहीं करने दिया और उसको इन्होंने ठंडा दूध भी पीने दिया। उसकी जिद करने से तन्मय कहता है, पता नहीं किस पर गया है, हमेशा इसको मेरे खिलाफ ही खड़ा होना है। अपनी नीली आंखों से मुझे ऐसे देखता है जैसे भी कच्चा निकल जाएगा। इस चूजे से अच्छी तो मेरी एंजल है। तभी शिवी बोलती है, क्योंकि आपसे एंजल बहुत प्यार करती है हैंडसम अंकल। तन्मय नौटंकी करते हुए बोलता है, तू अगर नहीं होती तो पता नहीं यह दोनों माँ बेटा मेरा क्या करते। एक तेरा ही तो सहारा है जो मैं जिंदा हूँ। उसकी बातें सुनकर शीला जी और राजन जी सब हंसने लगते हैं। विधि आस्था कहाँ है? अभी तक नहीं आई। शीला जी बेटा, उसका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, वह बोल कर गई है जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक वह घर नहीं आएगी। विधि अपना सर पकड़ लेती है और अपने मन में बोलती है, इसका क्या होगा भगवान, यह लड़की कभी ढंग का काम नहीं कर सकती है क्या? इंडिया में रुद्र अपने ऑफिस में बैठकर एक लड़की की फ़ोटो को बड़ी गौर से देख रहा था। कहाँ हो तुम? प्लीज़ जल्दी आ जाओ मेरे सामने, मैं तुमसे अपने सारे किए की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी रुद्र के केबिन का डोर नॉक होता है। रुद्र कम इन। मोहित अंदर आकर रुद्र को बताता है, सॉरी सर, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। विवेक ने पूरे पावर का यूज करके देख लिया, अभी उनका कोई पता नहीं चला। आई थिंक वो आप जिंदा नहीं हैं। इतना सुनते ही रुद्र चिल्ला के बोलता है, जस्ट शट अप, गेट लॉस्ट। उसको इतने गुस्से में देख मोहित जल्दी से केबिन से भाग जाता है। उसके जाते ही रुद्र फोटो पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता है, मैं बहुत जल्द ढूंढ लूँगा। आई लव यू विधि, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। तुमसे नफरत करते करते कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला, पर अब तुम मेरी जुनून हो और जिद भी। तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। न्यूजीलैंड नेक्स्ट मॉर्निंग। विधि सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग करने चली जाती है। थोड़ी देर जिम में एक्सरसाइज करती है और फ्रेश होकर किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। तभी डोर बेल बजता है। इतनी सुबह कौन होगा? और वो डोर ओपन करने चली जाती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है, एक लड़की उसके गले लगती हुई, मेरी जान, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश। विधि वैसे ही उसे गले लगे हुए धीमी आवाज़ में कहती है, ठीक है पर आस्था, मुझे ऐसे गले लगाकर जान से मारना है क्या? छोड़ो मुझे। आस्था उसे छोड़ते हुए, सॉरी, वो एक्साइटमेंट में ना, मैंने थोड़ा ज़्यादा जोर लगा दिया। मैं तो तुम्हें रात को ही बताने वाली थी, फिर मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि सामने से जाकर बताने पर रिएक्शन कैसा होगा। फिर मैं सुबह 5 बजे उठकर रेडी होकर तुझे और मॉम डैड को ये गुड न्यूज़ देने आई। तुझे पता है, जब मेरा सिलेक्शन होने की न्यूज़ मुझे मिली ना, मैं तो बेहोश ही होने वाली थी। अब देख तू, मैं कैसे टॉप मॉडल का खिताब अपने नाम करती हूँ। विधि उसे रोकते हुए, ओके बाबा, अब अपनी एक्सप्रेस पर ब्रेक लगा। आस्था, नहीं, पहले कुछ खाने दे फिर जाऊँगी। फिर नौटंकी करते हुए बोलती है, अगर अभी नहीं कुछ खाया तो पक्का मर जाऊंगी। तभी पीछे से सिवाय बोलता है, बस करो मासी, आप थोड़ा बड़ों के जैसा बिहेव कर सकती हैं। आपकी नौटंकी देखकर सिवी भी आप जैसी हो गई है। चुप कर छोटे चूहे, किसी की बातें चुपके से सुनना गंदी बात होती है। और मेरा मजाक बनाना बंद करो। एक तुम्हारी माँ कम पड़ रही थी, जो तुम भी आ गए। फिर साइड फेस बनाकर बोलती है, किसी ने मुझे सही से विश भी नहीं किया। विधि, कांग्रेचुलेसन आस्था जी, ऑल द बेस्ट, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगी।
अब आप अंदर आने का कष्ट करेंगी। मेरी बेटी अब उठ गई होगी, उसको उठते ही नाश्ता चाहिए, और वैसे भी हमारा बेटा पहले से भूखा है। इन दोनों को खाना खिलाना है, तुम्हारी बातें नहीं। और हम शाम को सेलिब्रेट करेंगे। अब अंदर आ जाओ आस्था। यार विधि, तुमने खाना बनाया है? मैं तो कल रात से ही अच्छे से नहीं खाई हूँ। मैं तो पहले भरपेट नाश्ता करूँगी। विधि बोलती है, बिल्कुल नहीं, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं मम्मी पापा को उठा कर ला रही हूँ। और सिवाय आप सीवी को उठाओ। दोनों ओके बोलकर चले जाते हैं। विधि सेकंड फ्लोर पर जाकर आस्था की मॉम डैड को उठाती है और खुद रेडी होने चली जाती है। थोड़ी देर में रेडी होके बच्चों के रूम में चली जाती है। वहां जाकर देखती है तो सिवाय अपने सर पर हाथ रखकर बैठा है। विधि, क्या हुआ बच्चा, ऐसे क्यों बैठे हो? सिवाय, ये छोटी चूहिया उठ नहीं रही है, मैं थक गया हूँ, उठा उठा कर, मेरी बात ही नहीं सुनती। विधि सीवी को अपनी गोद में उठाती है और प्यार से उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगती है और बोलती है, आप भैया की बात क्यों मानती हो? शिवी, आप उसको रोज उठाते हो, मुझे उठाने के लिए उसे भेज देते हो। मैं मम्मा आपसे गुस्सा हूँ। अच्छा बाबा सारी, अब आपकी मम्मा आपको रोज उठाएगी। अब आप खुश हो? मम्मा आई एम सो हैप्पी। और अविधि के गालों पर किस कर देती है। सिवाय, मम्मा आपको लेट हो रहा है ना, और आप इसके साथ बैठकर मस्ती कर रहे हो। चलो उठो, आप कितनी भुलक्कड़ हो। मैं नहीं होता तो पता नहीं आपका क्या होता। मैं तो यह सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ। विधि शिवाय की बातें सुनकर हंसने लगती है। सही कहा आपने, आप दोनों नहीं होते तो क्या होता हमारा। आप दोनों ही तो मेरी जीने की वजह हो। मम्मा दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। चलो पहले आप दोनों को मैं नहला दूँ। सिवाय, माँ मैं नहा लिया हूँ और चूहिया को नहला दो। शिवी, मम्मा सिवाय ने मुझे फिर से चूहिया कहा। सिवाय, तू मुझे भैया बोलना, मैं तुझे चूहिया बोलना छोड़ दूंगा। शिवी, मैं तुझसे भैया क्यों बोलूँ? तू सिर्फ 5 मिनट बड़ा है मुझसे, मैं तुझे भैया कभी नहीं बोलूँगी। सिवाय, ओके, मैं भी तुझे चूहिया ही बोलूँगा। और वहाँ से भाग जाता है। सिवी, मम्मा मेरे लिए दूसरा स्वीट सा भाई क्यों नहीं लाई? यह तो बस मुझसे लड़ता है और मुझे गर्म दूध पिलाता है, आइसक्रीम भी नहीं खाने देता है, ना किसी और के साथ खेलने देता है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इससे। विधि अपनी छोटी गुड़िया की सारी शिकायतें सुनती है और मुस्कुराने लगती है। सिवी को रेडी करके नीचे डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। तभी सिवी की नज़र आस्था पर पड़ती है और दौड़कर आस्था के गले लग जाती है और बोलती है, मैंने आपको बहुत मिस किया मासी, आप नहीं थी ना, तो इस चूहे ने मुझे बहुत परेशान किया। आप इसको खूब सारा डांटना, ठीक है ना? आस्था अपना मुंह बना के कहती है, मैं तो खुद ही परेशान हूँ इस चूहे से। तभी दोनों की नज़र डाइनिंग टेबल पर जाती है। दोनों एक साथ चिल्लाती हैं, वाओ आलू के पराठे। आस्था शिवी पराठे पर ऐसे टूट पड़ती जैसे जन्मों की भूखी हों। शिवाय, मासी चूहिया आराम से खाओ, आप ही हैं तो ऐसे भुक्कड़ की तरह खा रही हो, मेरी तरह अच्छे से खाओ। मम्मा कहती हैं खाना आराम से चबाकर खाना चाहिए। आस्था और शिवी घूर कर शिवाय को देखती हैं। आस्था, ओ मम्मा के चमचे, तुम अपना नाश्ता करो, ज़्यादा ज्ञान ना दिया करो। अभी तुम बच्चे हो तो बच्चे की तरह रहा करो, ज़्यादा दादी माँ मत बना करो। पता नहीं बच्चे के रूप में मेरे घर बूढ़ा पैदा कहाँ से हो गया। शिवाय घूर कर आस्था की तरफ देखता है। मासी आप तो बड़ी हो, अगर बाहर किसी ने आपको ऐसे खाते देखा तो क्या सोचेगा? माम की कितनी बदनामी होगी। उनकी ना सही, मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल रखो। छोटे चूहे, मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, और वैसे मेरे खाने से तुम्हारी मम्मा की बदनामी कैसे होगी? तुम्हारी रेपुटेशन इससे क्या लेना देना है? तुम प्रीति ज़्यादा बोला मत करो। उन दोनों को ऐसे झगड़ता देख शीला जी बोलती हैं, तुम दोनों लड़ना बंद करो, नहीं तो तुम दोनों को आज 1 हफ्ते तक कद्दू खिलाऊंगी। उनकी बातें सुन दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। विधि थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल चली जाती है, कुछ पेशेंट की फाइल चेक कर रही होती है। तभी उसके केबिन में दौड़ता हुआ तन्मय आता है। वह उस टाइम बहुत घबराया हुआ होता है। उसको ऐसे देख विधि तुरंत अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है, तन्मय को बैठाती है और 1 गिलास पानी देती है और बोलती है, पहले पानी पी लो फिर बताओ इतने घबराए हुए क्यों हो। तन्मय एक सांस में सारा पानी पी जाता है और फिर बोलता है, विधि प्लीज मेरे दादाजी को बचा लो, उनको सिर्फ तू ही बचा सकती है। सारे डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया है, अब तू ही बस उनको सही कर सकती है। प्लीज़ विधि, उसके बदले तू जो बोलेगी मैं करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरे साथ इंडिया चल। तूने मुझे कुछ नहीं बताया है, पर मैं इतना तो जान गया हूँ कि तुझे इंडिया से प्रॉब्लम है। तेरे साथ वहाँ पर बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए तू इंडिया जाना नहीं चाहती है, पर मेरी भी मजबूरी है। मैं तुझे पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करूँगा, बस तू उनको बचा ले। उसके बदले तुझे जो चाहिए वह मैं देने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुझसे बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ। विधि बस तन्मय की बातें सुनती है पर कुछ बोलती नहीं है और विधि को पकड़कर, विधि कुछ बोल तो सही। विधि, कब जाना है इंडिया? तन्मय, मैं अभी यहाँ हॉस्पिटल में बात करता हूँ और मुंबई में ट्रांसफ़र करवाता हूँ तेरा, और बाकी कल सुबह हम यहाँ से निकल रहे हैं।
विधि, ओके, अब जाके तुम तैयारी करो, मैं अपना काम कर लूँ। तन्मय वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाते ही विधि अपनी आंखें बंद करके गहरी सोच में डूब जाती है और खुद से बोलती है, हम कभी अपने पास्ट से नहीं भाग सकते, अब मुझे तुम्हारा सामना करना ही होगा, रुद्र सिंह राठौर। पर यह विधि तुमसे बिल्कुल नहीं डरती है, तुम मेरा कुछ नहीं छीन सकते हो, अब जो करना होगा मैं करूँगी तुम्हारे साथ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। फिर थोड़ी देर बाद घर से निकल जाती है। जैसे ही घर जाती है, शिवी आकर विधि के गले लग जाती है और बोलती है, मम्मा आप आ गए, शिवाय ने मुझे बहुत परेशान किया, आप उसको डांटो ना। तभी शिवा विधि के आगे एक गिलास पानी रख देता और बोलता है, इसे पी लीजिए, आप थक गई होंगी ना मम्मा। विधि शिवाय को अपने गले लगा लेती है और बोलती है, थैंक यू बच्चा, और उसके फोरहेड पर किस करती है। शिवी पास में खड़े होकर देख रही होती है और अपना मुंह फुलाकर बोलती है, क्या मम्मा, मैंने उसको डांटने के लिए बोला था, प्यार करने के लिए नहीं। उसके बाद हंसने लगती है। तभी आस्था आकर बोलती, बिल्कुल सही, उसको डांटना था ना, कि प्यार करना था। इस छोटे चूहे को जब देखो दादागिरी चलाता रहता है हम दोनों पर। विधि, अच्छा किया क्या सिवाय ने, तुम दोनों मेरे बच्चे के पीछे पड़े हो। मेरे आते उसने मुझे पानी लाकर दिया पीने को और तुम दोनों बस शिकायत लगाने बैठ गए हो, यह ना कि थोड़ा काम भी कर लें। शिवी, मम्मा अब मेरे से प्यार नहीं करती। विधि, मैं तो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ, अब बताओ भी क्या, भाई ने आपके साथ क्या किया। शिवी, मैं बाहर खेलने जा रही थी भाई के साथ, इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और डर लॉक कर दिया। शिवाय, मम्मा कितना बीमार रहती हैं और बाहर धूप में खेलेगी तो बीमार पड़ जाती, इसलिए मैंने नहीं जाने दिया और वह उस टाइम से मुझसे गुस्सा है। विधि, बच्चा भैया से बोल रही है ना, शाम को खेल लेना आप। शिवाय, आप शिवी को लेकर ऊपर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शिवाय उसको लेकर चला जाता है। आस्था, तुम मॉम डैड को बुला लाओ, मुझे कुछ बात करनी है। थोड़ी देर बाद सारे लोग हाल में आ जाते हैं। विधि, मैं कल इंडिया के लिए निकल रही हूँ। आस्था, विधि की बातें सुन सब शौक हो जाते हैं और आस्था बोलती है, विधि तू क्या बोल रही है। विधि, तूने सही सुना, वैसे भी वहाँ पर मेरा बचपन बीता है, मेरी माँ की याद है, एक ना एक दिन तो मुझे इंडिया जाना ही पड़ेगा ना, तो अभी क्यों नहीं शीला जी, पर बेटा आप और आपके बच्चे वहाँ पर सेफ रहेंगे। विधि, माँ मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर लूँगी, मैं भी इतनी कैपेबल हूँ कि उसके सामने खड़ी हो सकती हूँ, आप टेंशन मत लो, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अब जो बुरा होगा उसके साथ होगा, मेरे साथ नहीं। आस्था, पर विधि तू इंडिया जा ही क्यों रही है, यहाँ पर अच्छा नहीं है क्या सब कुछ। शिवी भी इतनी बीमार रहती है, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं मिले तो। विधि, कुछ नहीं होगा, वहाँ पर बहुत डॉक्टर हैं और मैं हूँ ना। मॉम डैड, एक परमिशन चाहिए थी, क्या आस्था मेरे साथ चल सकती है, मैं वहाँ पर जाकर एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोलना चाहती हूँ और आस्था मेरी कंपनी की पहली आर्टिस्ट होगी। राजन जी, अगर तुम कंपनी नहीं भी खोलती तो भी हम अकेले तुमको नहीं जाने देते, तुम उसको अपने साथ ले जा सकती हो, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी और बच्चों का भी। शीला जी, वह क्या ध्यान रखेगी, उल्टा विधि के लिए और काम बढ़ जाएगा। उनकी बात सुनकर आस्था बोलती है, क्या यार मम्मी, कितनी इंसल्ट करती हो मेरी, मैंने कब विधि को परेशान किया और काम बढ़ाया। शीला जी, रोज को ना कोई कांड करती ही रहती है, बोल रही है कब परेशान किया। आस्था की बातें सुनकर राजन जी भी हंसने लगते हैं। आस्था मुंह बनाकर बोलती है, ठीक है, अब नहीं करूँगी कोई परेशानी खड़ी, अब हैप्पी। शीला जी राजन जी विधि को देखकर बोलती हैं, वैसे कौन कौन जा रहा है। विधि, मैं, आस्था, तन्मय और बच्चे। राजन जी, कल निकलना है तो जाओ, तुम सब अपनी पैकिंग करो। आस्था, ठीक है डैड, और विधि का हाथ पकड़ के अपने रूम में लेकर जाती है और बोलती है, विधि तू एक बार अच्छे से सोच ले, अगर उसे पता चल गया तेरे बारे में और बच्चों के बारे में तो तू क्या करेगी, और तेरे बच्चों को भी तुझसे छीन सकता है। विधि, बिल्कुल नहीं, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही मैं उसे अपने बच्चों के पास आने दूंगी, या बच्चे मेरे हैं, इन पर उसका कोई हक नहीं है। वैसे भी एक डॉक्टर का फ़र्ज होता है मरीज की जान बचाना, और मैं वही करने जा रही हूँ। आस्था, तुझे जाने की क्या ज़रूरत है, इंडिया में बहुत डॉक्टर हैं, उनका इलाज कर देंगे, या उनको यहाँ पर बुला भी तो सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो। हम अपनी बहन को खोना नहीं चाहते हैं, और तू सब कुछ भूल जाना जो उसे छोड़ दे और एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए अपने बच्चों के साथ। उसने कितना बुरा किया, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही तो तुझे भगवान ने इतने प्यारे बच्चे भी तो उसी की वजह से दिए हैं, इसलिए सब छोड़ और इंडिया मत जा, यहीं पर रह। विधि, मुझे जाना होगा, तन्मय के दादाजी का ऑपरेशन करना होगा और मैंने तन्मय को प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ इंडिया वापस जा रही हूँ। आस्था, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं पैकिंग करती हूँ। विधि रात में शिवाय और शिवी को बताती है कि हम कल इंडिया जा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर शिवी उठकर बैठ जाती है और पूछती, मम्मा हम इंडिया क्यों जा रहे हैं, इंडिया में कौन रहता है। तभी आस्था आ जाती है और बोलती है,
आपकी मम्मा ना एक अंकल को बचाने जा रही हैं और वहाँ पर आपकी मम्मा का घर भी है। शिवी, सच्ची में? फिर तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मुझे अपनी मम्मा का घर देखना है। विधि, अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, कल सुबह 4 बजे निकलना। दोनों को सुलाकर बालकनी में चली जाती है और अपने मन में बोलती है, रुद्र सिंह राठौर, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी अब, पर अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो तुमने मेरे साथ किया वह मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरे बच्चे नहीं होते तो शायद मैं भी जिंदा नहीं होती, पर फिर भी तुम्हें एक चीज़ के लिए थैंक यू। तुमने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए। फिर अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करती है और बोलती है, कल मैं इंडिया आ रही हूँ, मुझे मेरे बच्चों के लिए फुल सिक्योरिटी चाहिए, और कुछ ऑर्डर उसे देती है। फिर फ़ोन रखकर सोने चली जाती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 6। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।